Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue the discussion that we had in the previous lecture that was on central tendency and dispersion. Today, we will be more focused on the group data. In the last lecture, we actually focused on how to calculate the measures of central tendency and dispersion on the ungrouped data rather. Today we'll be more focused on grouped data. अब ये बात तो हमने पिछली क्लासेस में देखी कि जब ग्रुप डेटा की हम बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का भी एलिमेंट आ जाता है. उसके अंदर नॉर्मली वेरिएबल की वैल्यू होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है. जो अनग्रुप डेटा होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती. तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द अनग्रुप डेटा. हमने मीडियन को देखा, मोड को देखा, उसके बाद हमने सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन और वेरिएंस को देखा, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द ग्रुप डेटा. ऑफ कोर्स उससे आगे जो डिस्कशन है वो आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर हम वेरिएंस की बात करें, जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे फॉर द ग्रुप्ड डेटा तो इसके फॉर्मूले में एक फ़र्क आएगा. जब हमने अनग्रुप डेटा की बात की थी तो उसका फॉर्मूला था x या m कह लें. यहाँ पे m इज़ द वेरिएबल और x भी वेरिएबल होता है. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कई बुक्स में इधर x होता है और उसकी वजह यह है कि ये वेरिएबल की बात हो रही है. अगर वेरिएबल का नाम m है तो आप उसको m कह लें, वेरिएबल का नाम x है तो x कह लें, वेरिएबल का नाम y है तो y कह लें. जब हमने अनग्रुप्ड डेटा की बात की थी तो उसके अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला था समीशन x माइनस x बार स्क्वायर, यानी कि अगर पॉपुलेशन है तो म्यू कह लें, वेरिएबल माइनस द मीन ऑफ वेरिएबल होल स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय n. इस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ एक फ़र्क आएगा जब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे कि अब ग्रुप डेटा में f मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी फॉर ग्रुप डेटा अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन का वेरिएंस इन अ ग्रुप डेटा विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल माइनस द एवरेज और मीन ऑफ द वेरिएबल होल स्क्वायर द सम ऑफ इट एंड डिवाइडेड बाय n. इसी तरह सैंपल के केस में भी वही चेंज है कि सिर्फ जहां पे हमने m माइनस एक्स बार लिखा था, मोस्टली बुक में जैसे मैंने कहा कि x माइनस एक्स बार लिखा होता है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा टू कैलकुलेट द वेरिएंस. जी, तो फॉर्मूला जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आपको अनग्रुप डेटा पे वेरिएंस का फॉर्मूला याद हो तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. बाकी सब भी सेम है कि हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा लूँ, यानी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा. जो सिग्मा के ऊपर या एस के ऊपर जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर रूट का एक साइन आ जाएगा. दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. जब हमने अनग्रुप डेटा की बात की थी उस वक्त भी हमने दो फार्मूलाज देखे थे और मैंने यही आपसे कहा था कि इट्स योर ऑप्शन वट एवर फार्मूला यू थिंक इज ईजी टू एक्चुअली यूज. इस केस में भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में अगेन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी है. जो अनग्रुप डेटा में फॉर्मूला था m स्क्वायर माइनस समीशन m ओवर n और समीशन m का होल स्क्वायर था डिवाइडेड बाय n.
तो दिस इज़ द फॉर्मूला, और ओनली थिंग यू हैव टू मेमोराइज इज़ द फॉर्मूला, और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका एग्जैक्टली वही है. The following data reproduced from table 8 of example 14 give the frequency distribution of the daily commuting time in minutes from home to work of all 25 employees of the company. Calculate the variance and standard deviation. ये वही टेबल है जो हमने लास्ट क्लास में यानी कि इस लेक्चर के पहले पार्ट में देखा था. ये एक डेटा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वेरिएंस कैलकुलेट करें. तो सबसे पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल की मेजरमेंट. फ्रीक्वेंसी हमें डेटा के अंदर दी गई है 49642. डेटा की मेजरमेंट के लिए हमने कहा कि हम क्लास बाउंड्रीज का एवरेज लेके डेटा वेरिएबल को एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मिड पॉइंट जो होता है वही वेरिएबल की वैल्यू होती है. सो दिस इज द वैल्यू फॉर द वेरिएबल. इसके बाद आसान है बहुत काम. इसके बाद दिस इज द फॉर्मूला अवेलेबल और हमने उसको कैलकुलेट करना है. यानी कि पहले वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए m²f और एक मुझे चाहिए mf. तो सबसे पहले मैं m को f से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लूँगा और उसकी ऑब्जर्वेशंस का सम ले लूँगा. दिस इज द समेशन mf. दूसरा m²f है. इसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कि आप चाहें तो पहले एक कॉलम बना लें m² का और उस कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर लें. कैलकुलेट करने में आसानी होगी और एरर होने के चांसेस कम होंगे व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट इन द पेपर या मैनुअली आप सॉल्व कर रहे होंगे. डायरेक्ट करना चाहें तो दिस इज द ऑप्शन. यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ m एंड मल्टीप्लाई इट बाय f एंड उसका एक कॉलम बना लें और m²f आ गया. एक बार n की वैल्यू हमारे पास है. n ये याद रखिएगा कि हम कोई भी जो है कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन का, जब ग्रुप्ड डेटा की बात आएगी तो n का मतलब इस समेशन f, और ये लॉजिकली भी जस्टिफाइड है. n हम कहते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को. एक्चुअली समेशन f भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है. आपको याद होगा कि जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था तो जो ऑब्जर्वेशन एक बार आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, जो ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स रिपीट हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी. तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी में क्लासिफाई किया है. एक्चुअली तो इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो समेशन f इज एक्चुअली द n ऑफ द डेटा. तो जब भी हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे तो n का मतलब हमेशा समेशन f ही होगा. आप चाहें तो फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर n की जगह समेशन f लिख लिया करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि अगर आपको याद करने में मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट राइट n हेयर बट राइट समेशन f सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. एक बार आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई, सो दिस इज द फॉर्मूला. m²f की वेरिएबल वैल्यू हमारे पास है, mf की वैल्यू हमारे पास है, इसका स्क्वायर लेना है ऑफ कोर्स, n की वैल्यू हमारे पास है और इधर भी n की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला. मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लें एंड द वेरिएंस इज 135.04. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो 11.62 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो डेटा दिया हुआ है वो हमें उसके यूनिट्स हैं मिनट्स. तो हम कह सकते हैं 11.62 मिनट्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा.
ये एक और एग्जांपल है जिसको मैं फ़िलहाल स्किप करूँगा, और ये एग्जैक्टली वैसे ही है। आपको एक और डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ और रेंज है। हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि 10 और 12 का मिड पॉइंट 11 हो जाएगा, 13 और 15 का 14 हो जाएगा, 17 एंड 20। और उसके बाद एग्जैक्टली उसी तरह हमने टेबल एक बनाना है, एम एफ कैलकुलेट करना है, एम स्क्वायर एफ कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। आई अगेन रिपीट कि यहाँ पे बार बार m यूज़ हुआ है। आपको मोस्टली बुक में x नज़र आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले को भी अगर मैं चलें इधर देख लेते हैं, ट्रांसलेट करूँ, सो दिस फार्मूला मोस्टली बुक में जो है ना ये लिखा होगा एफ एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर एक्स एफ से मल्टीप्लाई हो या एफ एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, बात एक ही होती है। 2 + 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो मोस्टली बुक में जो फॉर्मूला लिखा होता है वो लिखा होता है एफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ या समीशन एफ माइनस 1, डिपेंडिंग कि सैंपल है कि पॉपुलेशन है। तो आपकी ये भी मर्जी है कि आप इसको एक्स की टर्म में लिखें या एम की टर्म में लिखें। स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप्ड डेटा की कैसे कैलकुलेट होगी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास जितने मेजर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, नेमली मीन, मीडियन, मोड, ये सब हमने कैलकुलेट करना है फॉर ग्रुप्ड डेटा। मीन ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी कि हमने कहा मीन के फॉर्मूले में सिर्फ एक फ़र्क आता है कि समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन की जगह वो हो जाता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन या समीशन एफ। अब हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन को पहले अनग्रुप डेटा को रिकॉल करते हैं। हमने कहा मीडियन इज द पॉइंट विच डिवाइड द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि n+1/2th आइटम जो था वो हमारा मीडियन था जब हम अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे थे। अगर हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो ग्रुप डेटा में ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, थोड़ा सा फर्क है। ग्रुप डेटा का मतलब यह है कि आपको, अच्छा एक और बात, ग्रुप डेटा भी दो तरह के होते हैं। ग्रुप डेटा एक होता है डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। जिस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस होती है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ योर कार, तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस डेटा। 163.4 भी हो सकती है, 163.5 भी हो सकती है, 163.6 भी हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन अ क्लास, तो इसकी जो वैल्यू है ये डिस्क्रीट होगी। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट इट कैन नॉट बी 1.1, इट कैन नॉट बी 1.2, इट कैन नॉट बी 1.3। तो अगर तो ऐसा डेटा है जिसके अंदर इंटरवल आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको जो लेटर एग्जांपल दी कि नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास, तो इस तरह के डेटा को डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, और इस पे हमने डिटेल में बात की थी पिछले लेक्चर्स में। अगर तो ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट नेचर का है तो इसकी मीडियन निकालना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। वही फॉर्मूला यूज करेंगे n+1। सबसे पहले चलें इसको भी छोड़ते हैं। इस तरह का डेटा आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, ये वाला टेबल है कि आपको वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस दी होंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। एक चीज आपको खुद कैलकुलेट करनी है और दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस पॉइंट तक की फ्रीक्वेंसी है, यानी इस पॉइंट पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकंड पॉइंट पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 + 4 7 है, थर्ड पॉइंट पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 + 6 13 है। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा, लास्ट क्लासेस में इनफैक्ट ये भी देखा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक
कॉलम आप खुद बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। यही फॉर्मूला यूज होगा n+1 ओवर 2th आइटम, या n+1 ओवर 2 आप सिंपल इस केस में कह लें। मैंने आपसे यही भी अभी कहा कि जब भी हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे n हमेशा हमारा समीशन f होगा। तो समीशन f इस केस में 50 था। वही मीडियन का फॉर्मूला है n+1 ओवर 2, 50 + 1 ओवर 2, 51 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 25.5। अब अगर आप इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25.5 इनमें से कहां फॉल करता होगा, 13 से तो ज्यादा है तो इधर तो फॉल नहीं करता होगा। इसका मतलब ये 30 वाले रो में फॉल करता होगा कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 थी तो इस रो की 10 है, तो इसलिए कम्युलेटिव 30 होगी। तो अगर 25.5 में यहां से जो कि n+1 2 की वैल्यू आई है, तो वो इस फ्रीक्वेंसी में कहीं फॉल करता होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर लूंगा। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप हाईलाइट कर लेंगे पेपर में। अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो पेन से इस पूरे जो रो को है आप एनसर्कल कर लेंगे। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू है, दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। n+1 ओवर 2th आइटम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किस क्लास के अंदर वो फॉल करनी चाहिए, और उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है, दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। इस केस में मीडियन 4 है, क्योंकि 25.5 यहां पे कहीं पे फॉल कर रहा था, और इस क्लास का जो x की वैल्यू है यानी वेरिएबल की वैल्यू है, दैट इज 4। सो मीडियन ऑफ द डेटा इज 4। तो आई होप कि ये भी क्लियर है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा अगर ग्रुप्ड डेटा है और वो डिस्क्रीट फॉर्म में। अब एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि व्हाट इफ द ग्रुप डेटा इज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ये है कि अब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं पे भी लाया कर सकती है बिटवीन द डेटा। अगर तो मीडियन कैलकुलेट करना है फॉर द ग्रुप्ड डेटा इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जब भी ये क्लास लिमिट और बाउंड्रीज आपको नजर आएंगी ना कि जब रेंज दी हुई होगी क्लासेस की, तो इसका मतलब कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस डेटा है। जब भी इस तरह का आपको x की वैल्यूज दी गई होंगी तो दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा। ये क्लास लिमिट्स हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। आपको क्वेश्चन में इतनी चीजें दी गई होंगी। अब अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है फॉर द ग्रुप्ड डेटा इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू L + h/f इंटू n डिवाइडेड बाई 2 - c। और बताने की शायद ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि n इज इक्वल टू समीशन f। मैंने आपसे कहा कि अब फ्रीक्वेंसी जब भी इन्वॉल्व होगी, n जहां भी लिखा होगा उसका मतलब समीशन f ही होता है। अब इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। यहां पे लिखा है फर्स्ट वी डिटरमिन द मीडियन क्लास यूजिंग n/2। सबसे पहले हम मीडियन क्लास को डिटरमिन करेंगे, और वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। एक बार मीडियन की क्लास डिटरमिन हो गई तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू L + h/f इंटू n/2 - c। अब L क्या है? L मीडियन क्लास एक बार हमने डिफाइन कर ली तो उसकी लोअर बाउंड्री को L बोलते हैं। H इज द विड्थ ऑफ द क्लास, कि अगर 30 to 40 की क्लास है तो 10 इज द विड्थ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन की क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और उससे पिछली क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम C बोलेंगे। एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द डेटा।
जब भी क्लास लिमिट दी गई होगी, यानी कि देखें यहाँ पे 30 और 40 के दरमियान इंटरवल आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। और हमने क्लास बाउंड्रीज में भी लास्ट क्लासेस में कन्वर्ट किया था कि लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री में से और वो 0.5 ऐड करेंगे। और हमने कैसे निकाला था कि जहाँ पे प्रीसीडिंग क्लास की बाउंड्री ऐड हो रही है और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री है, इनका एवरेज लेके जो भी आता है वो अपर बाउंड्री में ऐड करेंगे, अपर लिमिट में इनफैक्ट, और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार कन्वर्ट कर ली, 0.5 लोअर में से माइनस कर दिया और अपर बाउंड्री में ऐड कर दिया लिमिट में इनफैक्ट, तो वो बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई। एक बार बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई, मिड पॉइंट वैसे ही निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है। इस फॉर्मूला में देखें तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जो कि C है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने पढ़े थे। हमने कहा सबसे पहले हम n/2 का फॉर्मूला यूज करते हुए मीडियन क्लास निकालेंगे। n इज समीशन f, समीशन f इज 905। n/2 हो गया हमारा 905 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 452.5। एक बार हम यहां तक पहुंच गए तो इसके आगे चीजें इजी हैं। इसके आगे आपने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने देखना है कि 452.5 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है। तो 285 है और 589 है, तो ये वाली जो क्लास है 589 वाली, इसको मैं मीडियन क्लास बोलूंगा, पूरी क्लास को। इसको एज आई सेड कि आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और एन सर्कल भी कर सकते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने मीडियन क्लास निकालनी है। एक बार ये निकल गई, उसके बाद फिर हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या था? L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। और ये किस लिए स्टैंड करता है वो भी हम देख चुके हैं। L इज द लोअर क्लास बाउंड्री, H is the width, F is the frequency of the class and C is the cumulative frequency of the preceding या previous class। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जो मीडियन क्लास निकाली उसकी लोअर बाउंड्री क्या है? 59.5, वैल्यू पुट कर दें, प्लस H जो है क्लास में बाउंड्रीज का जो इंटरवल है, यानी 59.5 और 69.5 में कितना डिफरेंस है? आंसर इज 10। 69.5 माइनस 59.5 इज 10, तो H की वैल्यू 10 होगी। F इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इज 304, इसकी वैल्यू पुट हो गई। N हमने कहा जहां पे भी N आएगा इसका मतलब समीशन F होता है, और समीशन F की वैल्यू 905 है और इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी। n/2 है तो 2 इज ऑलवेज 2 एंड माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो इस क्लास की जो इससे जो पिछली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 285। एक बार आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, सो यू हैव टू जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व इट, और सॉल्व होके आपका आंसर आ गया 65 एंड द मीडियन फॉर दिस डेटा इज 65। थोड़ा सा complicated है to ungroup data and maybe to the discrete data as well, but the only difficult thing is that you have to memorize the formula। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया, ये याद हो गया कि फॉर्मूला के हर एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे यू हैव टू सॉल्व 2, 3, 4 क्वेश्चंस और उसके बाद आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल मेमोराइज्ड हो जाएंगे। अब हम एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। अभी तक हमने ये बात की कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा, और मीडियन हमने डिस्क्रीट का भी देखा, कॉन्टिन्यूअस का भी देखा, और पिछली क्लास में अनग्रुप्ड डेटा का भी देखा। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको समझा दूं।
आप लोगों ने नाम सुने होंगे, शायद ये ना पता हो एग्जैक्टली होता है क्या है। वो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। परसेंटाइल इसलिए आपने नाम सुना होगा, अगर आपने किसी किसी एनटीएस के टेस्ट दिए हो तो अक्सर आपकी परसेंटाइल रैंकिंग दी गई होती है उसमें। और परसेंटाइल ये शो कर रही होती है, नंबर्स को नहीं शो कर रही होती, वो ये शो कर रही होती है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन में आप किस पॉइंट पे फॉल करते हैं। अगर तो 10 लोगों ने टेस्ट दिया और आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आप 100% पे ही फॉल करेंगे, लेकिन आपके मार्क्स हाईएस्ट का यह मतलब नहीं आपने 100 में से 100 लिए हैं, लेकिन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटाइल आपकी रैंकिंग 100 होगी। आप उस डेटा में किस जगह फॉल कर रहे हैं, डेटा की बेसिस पे, नंबर्स की बेसिस पे नहीं, उसको, या परसेंटेज की बेसिस पे नहीं, उसको परसेंटाइल कहते हैं। इसी तरह मीडियन की अगर डेफिनेशन रिकॉल करें तो मीडियन वो पॉइंट था जहां पे डेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी मीडियन की फिलॉसफी पे स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ और टर्मिनोलॉजीज निकाल ली, जैसे पहली है क्वार्टाइल। मीडियन वो पॉइंट है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स वो पॉइंट हैं जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी पहला जो क्वार्टाइल होगा उससे पहले 25% डेटा लाया करता होगा, सेकंड क्वार्टाइल से पहले 50% डेटा लाया करता होगा, और थर्ड क्वार्टाइल से पहले 75% डेटा लाया करता होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड क्वार्टाइल के बाद 25% मोर डेटा लाया करता होगा। इसी तरह डिसाइल वो टर्मिनोलॉजी है कि अगर डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो डिसाइल यूज होंगे, और जारी बात है 9 पॉइंट्स अगर बीच में ड्रॉ कर दिए जाएं इक्वल तो डेटा 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए डिसाइल 9 होते हैं। इसी तरह 3 दरमियान में कट लगा दें आप डेटा में तो वो क्वार्टाइल हो जाएंगे, और क्वार्टाइल इसीलिए 3 होते हैं, और परसेंटाइल इसलिए 99 होते हैं कि इट इज द पॉइंट्स दैट डिवाइड डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैलकुलेट कैसे होंगे। ये एग्जैक्टली वैसे कैलकुलेट होंगे जैसे मीडियन कैलकुलेट होता है, सिर्फ फर्क क्या है। पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा में मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n+1/2th आइटम। n/2 इसलिए है क्योंकि डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो n+1/4th आइटम इज द क्वार्टाइल। एक मजीद चीज है कि इसको j से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। j डिनोट कर रहा है कि कौन सा क्वार्टाइल है। अगर तो पहला क्वार्टाइल है तो 1 × n+1/4th आइटम होना चाहिए। अगर सेकंड क्वार्टाइल है, यानी कि जो 3 क्वार्टाइल डेटा को 25% में सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेकंड क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 से ये इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगेन इसके अंदर वही फॉर्मूला है जो आपने यूज किया है। डिस्क्रीट के केस में n+1/4 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय j कर देंगे। पहला क्वार्टाइल है तो 1 आ जाएगा, सेकंड है तो 2 आ जाएगा, थर्ड है तो 3 आ जाएगा, और उसी तरह आपका जो आंसर आएगा वो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता होगा उससे करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट विल बी द क्वार्टाइल। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आगे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। इसी तरह अगर वो कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो कॉन्टिन्यूअस डेटा में पहला काम तो ये होगा कि जब आप मीडियनल क्लास कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे n/2 नहीं होगा, बल्कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की बेसिस पे क्लास आ जाएगी। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1n / 4 क्योंकि क्वार्टाइल 4 होते हैं। अगर फिफ्थ डिसाइल है तो 5n / 10 आ जाएगा क्योंकि डिसाइल 10 होते हैं, 10 डेटा में पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर 29th परसेंटाइल है तो 29n / 100 आ जाएगा, और उसकी बेसिस पे आप क्लास हाईलाइट कर लेंगे
यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा। उसी तरह अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1n डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा फॉर्मूले में, सेकंड क्वार्टाइल है तो 2n डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बाकी फिलॉसफी इनकी एग्जैक्टली वही है जो मीडियन की होती है। और अब फॉर्मूला देख लें, एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको समझाया। एक सॉल्यूशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आपको कहा यह गया है कि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करें इस डेटा में, और मैंने आपसे कहा डेटा ये अब देख लें। डेटा पहले तो डेटा को हाईलाइट, डेटा को देख लें कि कौन सा डेटा है। ये डेटा मुझे देखने से पता लग रहा है कि ये ग्रुप डेटा है और डिस्क्रीट डेटा है। मैंने आपसे कहा क्वार्टाइल, अच्छा फाइंड क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब ये है कि n/4 होगा, क्योंकि क्वार्टाइल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है। अगर ये क्वार्टाइल 1 होता तो यहाँ पे 1 होता या कुछ ना होता। अगर ये क्वार्टाइल 2 होता तो यहाँ पे 2 होता। एक बार इसका आंसर आ गया, वट एवर द आंसर इज, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 38 है, तो आप देखेंगे 38 किस जगह आता है, ये कहीं 41 में कहीं फॉल करता होगा। 36 है इससे पहले और उसके बाद 41 है, यहां पे कहीं फॉल करता होगा। तो हम कह सकते हैं 6 इज द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डेटा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट क्वार्टाइल। अज्यूम करते हैं थर्ड डिसाइल कैलकुलेट कर रहे होते, तो डिसाइल 10 होते हैं और हम थर्ड कैलकुलेट कर रहे होते तो 3n डिवाइडेड बाय 10 कर देते। अगर थर्ड परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे होते तो 3n डिवाइडेड बाय 100 कर देते। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड द कैलकुलेशन। अगर 27th परसेंटाइल कर रहे होते तो 27n डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो जाते। अगर 8th डिसाइल कर रहे होते तो 8n डिवाइडेड बाय 10 कर देते, और बाकी कैलकुलेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। और उससे आगे वही बात की हुई है कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात कर रहे हैं तो अगेन हमने डेटा को उसी तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि जहां पे n/2 था, फिर आप देखेंगे क्वार्टाइल कौन सा फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n/4 हो जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल है तो 2n/4 हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3n/4 हो जाएगा। और इसी तरह जब मीडियनल क्लास फाइंड करेंगे, इस केस में क्वार्टाइल क्लास होगी, वो भी उसी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास चाहिए तो n/4 होगी, सेकंड क्वार्टाइल की क्लास चाहिए तो 2n/4 होगी, थर्ड क्वार्टाइल की क्लास चाहिए तो 3n/4 होगी। इसी तरह डिसाइल में थर्ड डिसाइल की क्लास चाहिए तो 3n/10 होगी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला 3n/10 हो जाएगा। उसके अलावा जितनी फिलोसॉफी है फॉर द कैलकुलेशन, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक जगह चेंज आएगा, दैट इज n/2 को हर जगह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डिपेंडिंग कि कौन सा परसेंटाइल, कौन सा डिसाइल या कौन सा क्वार्टाइल कैलकुलेट किया जा रहा है। यहां पे आप देख लें, ये वही डेटा है जो हमने पहले देखा था, जिसपे हमने अभी मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर सेकंड क्वार्टाइल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले अगर थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले क्वार्टाइल की क्लास निकालेंगे, और क्वार्टाइल की क्लास बनती है 3n डिवाइडेड बाय 4। तो 3 × 905 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी क्वार्टाइल की क्लास निकल आई 678.75। 678.75 इस जगह कहीं फॉल करता है, तो इसको हम एग्जैक्टली उसी तरह हाईलाइट कर लेंगे। एक बार क्वार्टाइल की क्लास आ गई, वही फॉर्मूला है L + h/f 3n डिवाइडेड बाय 4 - c, और वैल्यूज पुट कर लेंगे। इस क्लास की लोअर बाउंड्री थी 69.5, इंटरवल था 10, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 211। सिर्फ जो फॉर्मूला मीडियन का मॉडिफाई हुआ क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, तो n/2 की जगह 3n/4 आ गया। तो 3 × 905 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर 678.75 होता है, एंड माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 589, और सॉल्व कर लें, द आंसर इज द क्वार्टाइल।
सेम इज द फिलोसॉफी बिहाइंड कैलकुलेटिंग द डिसाइल कि पहले आप डिसाइल की क्लास निकालेंगे। यहाँ पे 4n/10 करके डिसाइल की क्लास निकाली है। इस केस में भी डिसाइल की जो क्लास बनती है वो 589 वाली बनती है। एनसर्कल कर लें और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। 59.5 लोअर बाउंड्री है प्लस 10/3/304 जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है इंटू 4n/10 4 इंटू एन 905 इंटू 4 जो कि 3620 बनता होगा डिवाइडेड बाय 10 362 आ गया माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअली द प्रीवियस क्लास और जो सॉल्व वो क्या है वो 4th डिसाइल आया। इसी तरह अगर 8th डिसाइल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे 8n/10 कर देंगे और फॉर्मूले के अंदर भी 8n/10 कर देंगे। बाकी सारी कैलकुलेशंस सेम रहेंगी। तो इस तरह क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली अगर डेटा के अंदर क्वार्टरली सेग्रीगेशन चाहिए या 10 सेग्रीगेशन चाहिए या 100 चाहिए। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एक्चुअली मीडियन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इसके पीछे कैलकुलेशन की जो फिलॉसफी है वो सारी मीडियन वाली है। इसके बाद एक बार हमने ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट कर लिया, हमने ये देख लिया कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल क्या होता है, तो फिर हम मोड पे मूव करते हैं। मोड कैलकुलेट करना डिस्क्रीट डेटा को तो बहुत ज़्यादा आसान है। मोड क्या था? मोस्ट रिपीटिंग नंबर। और हमने जब अनग्रुप डेटा का कैलकुलेट किया था तो उसके अंदर जो डेटा सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही थी हमने कहा कि वो मोड है। इस केस में भी एक तो डेटा देख लें, डिस्क्रीट डेटा है, क्लास लिमिट्स तो नहीं बनी हुई, तो इट इज़ अ डिस्क्रीट डेटा, फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। इस केस में भी मोड कैलकुलेट करना इंतहाई आसान काम है। आपने देखना है किस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है। इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 10, बाकी सब किससे कम है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मोड है। आई थिंक इट वॉज वेरी इजी। और मोड की डेफिनेशन भी हमें यही बताती है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने का मतलब भी यही है कि यह नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो जिस मोड की अगर हम बात करें इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उससे करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी द मोड ऑफ द डेटा। मोड के केस में एक चीज रह जाती है कि मोड ऑफ द कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। ये वही आपको एग्जाम्पल दी गई है कि आपको उसी तरह डेटा दिया गया होगा, आपने क्लास बाउंड्रीज में खुद कन्वर्ट करना है, एक्स की वैल्यू खुद निकालनी है, फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी है। एक और मैं आपको बात ऐड कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ना मिड पॉइंट निकाले गए हैं। मिड पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब अभी तक आपने मीडियन में भी देखा होगा और मोड में भी देखा होगा। मिड पॉइंट क्योंकि हमें एक आदत होगी है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की, लेकिन फॉर्मूला में कहीं यूज़ नहीं होती, तो आप ये मिड पॉइंट वाला कॉलम ना भी बनाएं तो इट इज़ ओके। अच्छा, अब मोड के केस में जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात हो रही है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। जो तो टर्मिनोलॉजीज फेमिलियर हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो आपने मीडियन में देखी थी। जिस तरह एल का मतलब है कि इट इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास, और क्लास कौन सी होगी इस केस में? मीडियन नहीं है, इस केस में मोड की क्लास होगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम वो भी देखते हैं। एच इस केस में भी इंटरवल ऑफ द क्लास है जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। एफ एम जो है वो मोड के क्लास की फ्रीक्वेंसी है। एफ एम मोड के क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी है यानी प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 जो है वो मोड की क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो ये याद रखिएगा कि FM मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है,
F1 मोड से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 मोड के नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और उसके आगे तो डेटा में वैल्यू पुट करनी है टू कैलकुलेट द मोड। मोड क्या होता है? मोड की डेफिनेशन थी मोस्ट रिपीटिंग आइटम। तो मोड क्लास क्या होगी? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो मोड क्लास होगी। इस केस में 304 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज द मोड क्लास। अब आप इसको एनसर्कल कर लें, हाईलाइट कर लें। एक बार आपको ये पता लग गया मोड क्लास क्या है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोड क्लास, इस केस में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है मोड क्लास की? 59.5, वैल्यू पुट हो गई। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 304, वैल्यू पुट हो गई। इससे पिछली क्लास की वैल्यू क्या थी फ्रीक्वेंसी की? 190, वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह यहां पे भी वही वैल्यूज आ रही हैं, प्लस मोड की क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 304, और मोड से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 211, और मल्टीप्लाई बाय एच इज इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल है वो 10 का है, मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके मोड का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मोड ऑफ एनी डेटा। आज की क्लास में जो मेजर डिस्कशन थी वो यही थी। एक आखिरी बात हम देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब क्योंकि इधर फॉर्मूलाज यूज हुए हैं तो इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो सबसे पहले दो ही रिक्वायरमेंट है जब चीज़ें कुछ कॉम्प्लेक्स होती है। वन इज टू मेमोराइज द फॉर्मूला एंड द सेकंड इज टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपकी उस कॉन्सेप्ट पे नॉलेज बढ़ती जाएगी। आखिरी बात, हमने पिछली क्लास में भी देखा था और इस क्लास में भी देखा है कि हमने कुछ मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ किया था, और कुछ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का मेजर था, और मीन जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर था। और हमने कहा कि जो पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम सिग्मा बोलते हैं, और पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू बोलते हैं। ये जो आपका मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये जो अगर साइज डिफरेंट हो तो ये कंपेरेबल नहीं होता। मतलब एक स्मॉल कंपनी है उसका एवरेज रेवेन्यू 2 मिलियन है, एक यूनिलीवर है जिसका एवरेज रेवेन्यू 2.5 मिलियन है, तो ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी के साइज में ही फर्क है। अगर इनको सेम स्लॉट में ला के, यानी कि सेम जिस तरह रेशियोज में हम करते हैं कि सेम पैरामीटर में ला के कंपेयर करना हो, तो फिर हम एब्सोल्यूट मेजर की बेसिस पे नहीं कर सकते, बल्कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करके कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में अगर आपने दो कंपनीज जो कि डिफरेंट साइज की हैं या दो डेटा जो डिफरेंट साइज के हैं उनको कंपेयर करना हो, तो उसके लिए एक मेजर यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कंसिस्टेंसी का भी मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन ऑफ द डेटा मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 ब्रैकेट का मतलब ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर किसी डेटा का आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना हो तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आपने पहले देखा है कि अनग्रुप डेटा है तो उसका कैसे कैलकुलेट होगा, और ग्रुप डेटा है तो उसके लिए फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगी, एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट होगा। इसी तरह मीन भी वैसे ही कैलकुलेट होगा। अनग्रुप डेटा है तो समीशन एक्स बाय एन से कैलकुलेट होगा, और अगर ग्रुप डेटा है तो समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ से कैलकुलेट होगा। और एक बार आपने दोनों कैलकुलेट कर लिए और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को और मीन को डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू कैन गेट द आंसर। अगर तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पहले से दिया हुआ है और आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो सिंपली आप फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। अगर डेटा टेबल की फॉर्म में दिया गया है और आपको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें,
तो सबसे पहले आपने उसका मीन कैलकुलेट करना है, फिर आपने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में से मीन को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट हो सकती है। एक बार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट हो गई, फिर आप डिफरेंट साइज ऑफ द डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी इस केस में हमारी मैयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करूं तो मैं जनरली कह सकता हूं कि ये जो 2 का डेटा है ये बेहतर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये याद रखिएगा कि जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो होगा उतनी डेटा की या कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर है, और इसकी लॉजिकली भी जस्टिफाई करते हैं इसको। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यू का एवरेज ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? तो आपका आंसर ये होगा कि रेवेन्यूज की एवरेज जितनी ज़्यादा हो अच्छी बात है। तो अगर एवरेज ज़्यादा होगी यानी मीन ज़्यादा होगा तो सीवी तो लो होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में मीन है। इसी तरह अगर रेवेन्यू में डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है, किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी साल होता ही नहीं है, तो डिस्पर्जन का ज़्यादा होना अच्छा फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई होगा तो सीवी भी हाई होगा। तो दोनों रीजंस की वजह से सीवी का लोअर होना इज अ बेटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आप दोनों को सेम साइज पे लाके कंपेयर करेंगे तो आपका कंक्लूजन ये होगा, अगर कोई प्लेयर को कंपेयर कर रहे हैं आप, 2 बैट्समैन हैं जो के स्कोर करते हैं और आपने उनके पिछले 10 इनिंग के स्कोर को कंपेयर करना है और सीवी के बेसिस पे कंपेयर करें, तो जिस प्लेयर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर होगा आप कहेंगे कि वो प्लेयर बेहतर परफॉर्मर है। तो आज के लेक्चर में हमने मीन और मोड, मीडियन और मोड को ग्रुप डेटा के पर्सपेक्टिव में देखा। मीडियन से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज थी जैसे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, उनको हमने देखा, और साथ में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की। तो आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखेंगे और ये जो हमारा यूनिट था सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन, ये हमारा इस यूनिट तक, इस लेक्चर तक कवर हो गया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।